एक गरीब बच्चे के भाग्य की लंबी कहानी है। किसी छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का जीवन गरीबी की छाया में पला था। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसान थे, एक दुर्घटना में अपनी एक टांग गंवा बैठे थे। अब वे घर पर ही रहते थे और उनकी पत्नी, राजू की मां, दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थीं। राजू एक मेहनती और समझदार लड़का था। वह अपनी मां का हर काम में हाथ बटाता था। सुबह जल्दी उठकर वह जानवरों को चारा देता, घर के छोटे मोटे काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपनी मां के साथ खेतों में या दूसरों के घरों में काम करने जाता। गरीबी ने उसे बचपन से ही जिम्मेदार बना दिया था। गांव के बच्चे जहां खेलते कूदते थे, राजू अक्सर अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता था। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर कहानियों और ज्ञान की किताबों को घंटों पढ़ता रहता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए जगह देख रहे थे। गांव के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा थी। कुछ लोग खुश थे कि अब गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों को अपनी जमीन और पर्यावरण को लेकर चिंता थी। राजू भी इस बारे में सुन रहा था। उसे लगा कि शायद यह फैक्ट्री उसके और उसके परिवार के लिए भी कुछ अच्छा लेकर आए। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की तो मां ने कहा, बेटा, बड़े लोगों की बातें हमारी समझ से परे होती हैं। हमें तो बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। गांव में चहल पहल बढ़ गई। राजू देखता कि बाहर से कितने सारे लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह भी उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उन बच्चों में से एक लड़का थोड़ा अलग था। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक नई किताब थी। राजू ने उससे किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता इस फैक्ट्री में बड़े अधिकारी हैं और वे शहर से यहां आए हैं। राजू को उस लड़के से दोस्ती करने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उस लड़के, जिसका नाम विक्रम था, ने खुद ही राजू से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विक्रम राजू को अपनी किताबों के बारे में बताता और राजू उसे गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन विक्रम ने राजू को बताया कि फैक्ट्री में एक नया स्कूल खुलने वाला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। राजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घर जाकर अपनी मां को यह बात बताई। मां भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। राजू उस नए स्कूल में पढ़ने जाने लगा। वहां उसे अच्छे शिक्षक मिले और पढ़ने के लिए नई नई किताबें मिली। विक्रम भी उसी स्कूल में पढ़ता था और दोनों साथ में पढ़ते और खेलते थे। राजू ने मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। समय बीतता गया। राजू अब एक होनहार छात्र बन गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में हमेशा पहला स्थान प्राप्त किया। उसके शिक्षक उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सलाह देते थे, लेकिन राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ सके। एक दिन विक्रम के पिता ने राजू के बारे में सुना। वे राजू की प्रतिभा और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू और उसकी मां को अपने घर बुलाया और कहा कि वे राजू की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। राजू और उसकी मां यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी इतनी मदद कर सकता है। विक्रम के पिता की मदद से राजू शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। राजू ने कभी अपने गांव और अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने पिता का इलाज करवाया। उसने गांव के स्कूल और लाइब्रेरी की भी मदद की ताकि दूसरे गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। विक्रम और राजू की दोस्ती हमेशा बनी रही। विक्रम भी अपने पिता के साथ मिलकर फैक्ट्री को और आगे बढ़ाने में लगा रहा और उसने हमेशा राजू का साथ दिया। राजू का जीवन गरीबी से शुरू हुआ था,
लेकिन अपनी मेहनत, लगन और एक सच्चे दोस्त की मदद से उसने अपना भाग्य बदल दिया। उसने यह साबित कर दिया कि गरीबी किसी के सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। अगर इंसान में हिम्मत और हौसला हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना अधिक है और सच्ची दोस्ती और मदद किसी के जीवन को कितना बदल सकती है। राजू का भाग्य इसलिए बदला क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। इस मतलबी दुनिया में एक गरीब बच्चे की कहानी, जहां अक्सर कोई किसी का नहीं होता। एक व्यस्त शहर की संकरी गलियों में, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और नीचे लोगों की भीड़ हमेशा भागती दौड़ती रहती थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र शायद 8 या 9 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में दुनियादारी की गहरी समझ दिखाई देती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी रहती थी, पर उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं। शायद थोड़ी सी दया, थोड़ी सी मदद या बस एक मुस्कान। अर्जुन अनाथ था। उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था और उसके पिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर थे, एक इमारत के गिरने से पहले ही चल बसे थे। तब से अर्जुन सड़कों पर ही रहता था। वह कचरा बीनकर, दुकानों के बाहर छोटे मोटे काम करके या कभी कभी राहगीरों से कुछ पैसे मांगकर अपना पेट भरता था। यह शहर मतलबी लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। किसी के पास रुककर एक गरीब बच्चे की सुनने या उसकी मदद करने का समय नहीं था। दुकानदार उसे भगा देते थे, राहगीर उसे अनदेखा कर देते थे और बच्चे उसे चिढ़ाते थे। अर्जुन को अक्सर भूखा सोना पड़ता था और रातें उसने ठंडी फुटपाथों पर बिताई थीं। उसने कई बार लोगों से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने उसे डांटा, कुछ ने उसे चोर समझा और ज्यादातर लोगों ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। धीरे धीरे अर्जुन को यह विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सच में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक दिन अर्जुन एक बड़े होटल के बाहर खड़ा था। उसकी पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके एक अच्छी तरह से सजे हुए आदमी से कुछ पैसे मांगे। उस आदमी ने अर्जुन को घूर कर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह सच में इस दुनिया में अकेला है। उसी रात जब अर्जुन एक सुनसान गली में सोने की कोशिश कर रहा था, उसने कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। अर्जुन डर गया और एक कोने में छिप गया। उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। बूढ़ा आदमी उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे घेरे हुए थे। अर्जुन डरते डरते भी उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक पत्थर उठाया और एक गुंडे पर दे मारा। गुंडे चौंक गए और अर्जुन की तरफ मुड़े। अर्जुन छोटा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। गुंडों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटा बच्चा उनसे भिड़ने की हिम्मत करेगा। वे थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे और फिर भाग गए। भाग्य का चक्र। सुमित की कहानी। सुमित एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। उसका परिवार गरीब था और जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। सुमित हमेशा से ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन अवसरों की कमी के कारण वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों को भाग्य और समय के चक्र के बारे में बातें करते सुनता था, लेकिन उसे इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वह मानता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया और उसने गांव के युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। विजेता को शहर में काम करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलने वाला था। सुमित ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। शहर में सुमित ने खूब मेहनत की और अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता से जल्द ही अपने मालिक का विश्वास जीत लिया। कुछ ही वर्षों में वह उस व्यापारी के व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया। उसके भाग्य का पहिया घूम रहा था। गरीबी से निकलकर उसने अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन भाग्य का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद व्यापारी के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ और उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। सुमित भी बेरोजगार हो गया
और फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। इस बार वह निराश और हताश महसूस कर रहा था। उसे भाग्य के चक्र पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाकर फिर से नीचे गिरा दिया था। एक रात वह उदास होकर एक पार्क में बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उस बूढ़े व्यक्ति ने सुमित की उदासी का कारण पूछा। सुमित ने अपनी कहानी सुनाई और भाग्य के धोखे के बारे में बात की। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य एक पहिए की तरह है। यह घूमता रहता है, कभी तुम ऊपर होते हो, कभी नीचे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पहिया कहां है, बल्कि यह है कि तुम हर स्थिति का सामना कैसे करते हो। जब तुम ऊपर थे तो तुमने मेहनत और ईमानदारी दिखाई। अब जब पहिया नीचे है तो क्या तुम अपनी उन खूबियों को भूल जाओगे? बूढ़े व्यक्ति की बातों ने सुमित की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि भाग्य बाहरी परिस्थितियों का नाम है, जबकि उसका अपना चरित्र और कर्म उसके अपने हाथ में है। उसने हार न मानने का फैसला किया। सुमित ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने संपर्क और अनुभव का उपयोग करके एक नया व्यवसाय शुरू किया। इस बार वह और भी अधिक सतर्क और समझदार था। उसने जोखिमों को ध्यान से समझा और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। समय बीतता गया और सुमित फिर से सफल हो गया। इस बार उसकी सफलता और भी मजबूत थी, क्योंकि यह केवल भाग्य पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मेहनत, सीख और अनुभवों पर आधारित थी। उसने समझ लिया था कि भाग्य का चक्र घूमता जरूर है, लेकिन उस चक्र पर सवार व्यक्ति का रवैया और प्रयास ही अंततः उसकी दिशा तय करते हैं। सुमित ने कभी भी अपनी पिछली सफलता को अहंकार में नहीं बदला और न ही असफलता में निराश हुआ। वह जानता था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक रहा जाए। भाग्य का चक्र घूमता रहा, लेकिन सुमित ने सीख लिया था कि अपने कर्मों के पहिए को कैसे सही दिशा में घुमाया जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारी मेहनत और हमारा चरित्र ही अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमें हर परिस्थिति का साहस और समझदारी से सामना करना चाहिए। सुमित ने अपना भाग्य कई महत्वपूर्ण तरीकों से बदला। मेहनत और लगन। गरीबी में पलने के बावजूद सुमित हमेशा मेहनती और बुद्धिमान था। उसने गांव में आयोजित प्रतियोगिता में पूरी लगन से भाग लिया और सफलता प्राप्त की, जिसने उसे शहर में आगे बढ़ने का अवसर दिया। शहर में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाई। अवसरों का सदुपयोग। जब उसे शहर में काम करने का अवसर मिला तो उसने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने पूरी मेहनत से काम किया और अपने कौशल और ईमानदारी से अपने मालिक का विश्वास जीता। सकारात्मक रवैया और हार न मानना। जब व्यापार में नुकसान के कारण वह बेरोजगार हो गया तो शुरुआत में वह निराश हुआ, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की सलाह ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने हार नहीं मानी और छोटे मोटे काम करके भी अपनी कोशिश जारी रखी। अनुभव से सीखना। अपनी पहली सफलता के बाद असफलता का सामना करने से सुमित ने महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब उसने दोबारा व्यवसाय शुरू किया तो वह अधिक सतर्क और समझदार था। उसने जोखिमों को ध्यान से समझा और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प। सुमित ने बाहरी परिस्थितियों, भाग्य के चक्र पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प पर भरोसा किया। उसने यह समझा कि उसका अपना चरित्र और कर्म ही अंततः उसकी सफलता की दिशा तय करेंगे। संतुलित दृष्टिकोण। सुमित ने अपनी सफलता को अहंकार में नहीं बदला और न ही असफलता में निराश हुआ। उसने जीवन के उतार चढ़ावों को स्वीकार किया और हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक रहने का प्रयास किया। संक्षेप में, सुमित ने अपना भाग्य केवल बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि अपने निरंतर प्रयास, सकारात्मक दृष्टिकोण, अनुभवों से सीखने की क्षमता और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास के माध्यम से बदला। उसने यह साबित किया कि भले ही भाग्य का चक्र घूमता रहे, लेकिन एक व्यक्ति अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी दिशा बदल सकता है। भाग्य का चक्र एक रूपक है जो जीवन में परिवर्तन, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता को दर्शाता है। यह विचार कई संस्कृतियों और दर्शनों में पाया जाता है और इसका कोई एक निश्चित तरीका नहीं है
कि यह कैसे चलता है। हालांकि कुछ सामान्य अवधारणाएं हैं जो इसे समझने में मदद करती हैं। 1. अनिश्चितता और परिवर्तन। पहिए की तरह भाग्य हमेशा घूमता रहता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और इसके विपरीत जीवन अप्रत्याशित है और परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। यह चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति को स्थायी नहीं मानना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। 2. कर्म और परिणाम। भारतीय दर्शन विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भाग्य के चक्र को कर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। कर्म का अर्थ है क्रिया। हर क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, उसका एक परिणाम होता है जो इस जीवन में या भविष्य के जन्मों में वापस आता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इस प्रकार भाग्य का चक्र हमारे अपने कर्मों से ही चलता है। यह विचार व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है और सिखाता है कि वर्तमान परिस्थितियां अतीत के कर्मों का परिणाम हैं और वर्तमान कर्म भविष्य को आकार देंगे। 3. समय और परिस्थितियां। भाग्य का चक्र समय और परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। सही समय और अनुकूल परिस्थितियां किसी के भाग्य को ऊपर उठा सकती हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियां नीचे गिरा सकती हैं। यह याद दिलाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। 4. मानवीय प्रतिक्रिया। हालांकि भाग्य में परिवर्तन अपरिहार्य है, हमारी प्रतिक्रिया उन परिवर्तनों को झेलने और उनसे सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, लचीलापन और अनुकूलनशीलता हमें भाग्य के बुरे दौर से निकलने और अच्छे दौर का आनंद लेने में मदद करते हैं। 5. प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। कई संस्कृतियों में भाग्य के चक्र को देवी देवताओं जैसे रोमन देवी फोर्टूना से जोड़ा गया है, जो इस पहिए को घुमाते हैं। यह भाग्य की अनियंत्रित और अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक है। सुमित की कहानी के संदर्भ में, सुमित की कहानी दिखाती है कि भाग्य का चक्र कैसे घूमता है। वह गरीबी से सफलता की ओर बढ़ता है, फिर असफलता का सामना करता है, लेकिन अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से फिर से सफलता प्राप्त करता है। इस कहानी में भाग्य का चक्र बाहरी परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सुमित का अपना कर्म, मेहनत, लगन, हार न मानना उसे उस चक्र के साथ तालमेल बिठाने और अंततः अपने जीवन की दिशा को प्रभावित करने में मदद करता है। संक्षेप में, भाग्य का चक्र जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति का प्रतीक है, जो कर्म, समय और हमारी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होता है। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है, मुझे क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है, मेरा क्या किस्मत है, मेरी क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। मजे का ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, और ना ही परिवार की शिकार करता है, और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है,
लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है, और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है ना, कोई चिंता ना कोई परेशानी ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला